नमस्कार, आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग उपधातु सीरीज को कवर कर रहे थे, तो कुछ उपधातु में जो रह गई हैं, जो आर्तो और त्वचा के नाम से हैं, हम उसको आज कवर करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूजी के लिए भी है और हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उन वैल्यूज़ के कारण इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ दोषों के स्थान, कुछ बीमारियों के स्थान भी इसमें बताए जाते हैं, तो इसलिए हमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंस को समझना होगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले उपधातु क्या होती है, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उपमिति धातु भी इति उपधातु, जो उपधातु के जो धातु के समीप हो, धातु के जैसा दिखता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। उपधातु की निरुक्ति देखिए, उपमिति धातु भी इति उपधातु परिभाषा देख लीजिए। धारणात् पोषण धातु उपधातस्तु धारणे देव च। इस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। जो धातु होती है धारण पोषण दोनों करती है, उपधातु केवल धारण करती है। फिर आगे चलते हैं। उपधातुओं की संख्या के बारे में चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। रसात स्तनियम ततो रक्तम असिजम कंडाशिरा मांसाद वसा त्वचा षड्च मेध स्नायु संभव। आचार्य चरक का ओपिनियन है। और जो सुश्रुत का आता है उसमें हमने क्या करना है, स्नेहाहु में केवल क्या करना है, संधि ऐड कर लेना है। तो ये साड़ी में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। रस में स्तन्यार्तो, रक्त में कंडाशिरा, मांस में वसा, षड त्वचा, मेद में स्नायु होता है और यहाँ पे संधि हो जाती है। और हमने ये बताया था कि आप याद रखिएगा, शुक्र की उपधातु ओज होती है, ऐसा सारंगधर का मत है। बाकी स्तन्यार्तो, वसा, श्वेत, दंत किसका है, अस्थि का है, और मज्जा का क्या है, केस और रोम है। तो ये याद रखिएगा, इसका श्लोक याद कर लीजिएगा लास्ट लेक्चर से लेकर के। आगे चलते हैं। जो आज का टॉपिक हमको कवर करना है वो है आर्तो। आर्तो से आप क्या समझते हैं, जनरली हम मोटा मोटा ये समझते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है उसको हम लोग आर्तो समझते हैं। लेकिन आर्तो का कॉन्सेप्ट ये समझिए कि अभी इसको हमको और ज़्यादा ढंग से समझना होगा कि आर्तो वास्तव में है क्या। क्या ये शुक्र के समतुल्य है या यही शुक्र है, ठीक, या अंतः पुष्प और बही पुष्प का क्या ओपिनियन है आयुर्वेद को लेकर के, उसमें क्या हमने समझ रखा है। और साथ में क्या आता है, रज भी एक शब्द आता है, उसका क्या मतलब है उसको हम देखेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले आता है निष्पत्ति। निष्पत्ति क्या आता है, ऋतु भव। ऋतु शब्द का क्या मतलब है, ऋतु शब्द रखने का मतलब क्या, देखो ऋतु में क्या होती है, 6 ऋतुएं मान लो होती है, एक के बाद एक आती है, यानी कि विच इज पीरियोडिक एंड रेगुलर। तो जो रेगुलर है और पीरियोडिक है वह क्या है, ऋतु कहलाता है। तो आप देखिए, ऋतो भवम अथवा ऋतादवे इदम, इस व्युत्पत्ति से ऋतु शब्द में अण प्रत्यय होकर आर्तो शब्द बनता है। ऐसा जो कि क्या हो, पीरियोडिक हो और एक समय अनुसार निश्चित रूप से आता हो। तो उसी लिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऋतु शब्द भी बोलते हैं, उसको आर्तो भी बोलते हैं। पर्याय में देखिए, रज है, ऋतु है, अश्रिक है, मासिक स्राव है, ये शब्द आते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आर्तो की उत्पत्ति। आर्तो की उत्पत्ति को देखिए, आचार्यों को पता था कि जो शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, हमने वहाँ पढ़ा था कि शुक्र धातु की उत्पत्ति के समय के लगभग 1 मास का, और वो आहार पोषण क्रम जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि लगभग रस से शुक्र बनने में 1 मास का समय लगता है। और हम ये जानते हैं कि जो गर्भ की उत्पत्ति में सहायक होता है वही शुक्र होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं तो यहाँ भी सेम चीज़ लिखा हुआ है कि रस से जो आर्तो की उत्पत्ति होती है उसमें लगभग 1 माह लगता है, या 1 माह में उसका एक साइकिल पूर्ण होता है। एवं मासेन रस शुक्री भवती स्त्रीणाम आर्तव। कुल 1 माह में, मास में जैसे शुक्र बनता है उसी प्रकार से स्त्रियों में आर्तों का निर्माण होता है। फिर यहाँ भी सेकेंड भी श्लोक वही बोलता है, मासेनो पचति काले धमनिभ्याम तदार्थमम ईसत कृष्ण विगंधश्च वायु योनि मुखो नयेत। यानी 1 मास में पचित होकर के, यानी कि प्रॉपर पाक के उपरांत, धमनिभ्याम तदार्थमम, जो धमनियाँ जो हैं, ठीक, जो यूट्रस में पहुंची हुई हैं, वहाँ से क्या होता है, आर्तों के रूप में वायु एक बाहर निकालती है। जो इसको वो निकालती है वो कैसा होता है, ईसद कृष्णम विगंधश्च, वो उसके अंदर गंध नहीं होता और ईसद कृष्ण कलर का होता है। जाहिर सी बात उसमें आयरन होता है, आयरन से क्या होता है, डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है। तो वही चीज़ें बता रहे हैं, ईसद कृष्ण विगंधश्च वायु योनि मुखम नयेत, जो योनि के मुख से उसको बाहर निकालता है। और कौन बाहर निकालता है, हमको ये पता है, बाहर निकालने वाला कौन है, वह है अपान वायु, ठीक है।
और इन्होंने बोला विगंधश्च। तो अभी हम लोग देखते हैं जब व्याधि उत्पत्ति होगी तो उसमें कोई दोषों के कारण गंध आता है, वैसे इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। आगे विश्वामित्र जी का ओपिनियन ये देखिए, सूक्ष्म केश प्रतीकासम, यानी जो पतली पतली जो धमनियां हैं, बीज रक्तवाहा सिरा, जो रक्तवाही हैं और बीज को साथ में लेके चलती हैं। गर्भाशय पूरयंती मासाद, 1 माह में गर्भाशय को पूरित कर देती हैं, भर देती हैं। और बीजाय कल्पते, और बीज की उत्पत्ति भी करती हैं। ठीक, अब यहाँ बीज की उत्पत्ति को लेकर हमें समझना होगा कि जो यूट्राइन साइकिल है उसको हम आर्तो बोल रहे हैं, और जो ओवेरियन साइकिल से ओवम निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बीज बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बीज या शुक्र यही कहलाएगा स्त्री में, क्योंकि यही गर्भ के फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला है। क्लियर हुआ? ये भी सेम चीज है, देख लीजिए, एव रक्तम अभियोतो विसर्जितम नारीणाम आर्तोम संज्ञकम, जो स्त्रियों में मांस पे निकलता है, रक्त का विवहन होता है, रक्त जो विसर्जित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्तो बोलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, नियत व्यती दिवसे व्यतीते संकुचत्य अंबुजम यथा ऋतु व्यतीते नार्यस्तु योनि संप्रियते यथा। इन्होंने एक पुष्प का, अंबुज मतलब कमल के पुष्प का एग्जाम्पल लिया कि जब ऋतु काल रहता है तो वह ओपन रहता है, और ऋतु काल बीत हो जाने के बाद वह बंद हो जाता है। जो ओपन रहता है तो उसमें गर्भधारण की क्षमता होती है, यानी कि वह आपका समय ऐसा होता है कि उसमें गर्भधारण किया जा सकता है। और एग्जाम्पल में क्या दिया, जैसे कमल का पुष्प होता है, एक नियत समय पे खिलता है और बाद में क्या होता है, वह बंद हो जाता है। तो जो बंद हो जाता है उस समय उन्होंने इसकी तुलना यूट्रस से की। यूट्रस का मुख जो है वह एक समय के बाद, एक निश्चित पीरियड के बाद बंद हो जाए, यानी गर्भाशय की संभावना, अगर स्पर्म चला भी जाए तो भी गर्भधारण नहीं हो पाता है, ऐसा ये आचार्य का मत है। ठीक, आर्तो की काल मर्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद करिएगा। आर्तो कब आता है, उसका समय कितना रहता है, कब स्टार्ट होता है, कब बंद होता है। तो हमें पता है स्टार्टिंग के फेज हम क्या बोलते हैं, मिनार्ची बोलते हैं या मिनार्की बोलते हैं, और जब वह रुक जाता है तो उसको हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। ठीक, तो आचार्य क्या बताते हैं, रसादेव स्त्रियां रक्तम रजह संज्ञा प्रवर्तते तद वर्षाद द्वादश ऊर्ध्व, 12 वर्ष स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा, 50 क्षयम, यानी आयुर्वेद का मत है कि जो आर्तों का जो स्टार्टिंग होता है वो 12 वर्ष से होता है और 50 वर्ष तक जाता है। इसमें भी देखिए, तद वर्षा द्वादश काले वर्तमान असृगम पुनः जरा पक्वम शरीराम याति 50 क्षयम, ये भी सेम चीज है, 12 से लेके 50। तो आप ये वाला पहला वाला श्लोक याद कर लीजिए। ठीक, फिर आगे आता है अष्टांग हृदय का ओपिनियन, ये भी देख लीजिए। मासी मासी रज स्त्रीराम रस स्रुति त्रयम, माह में आता है और कितने, लगभग 3 दिन तक रहता है। वह क्या है, 12 वर्ष से स्टार्ट होता है, कहाँ जाता है, 50 तक। ठीक, इजी है, कोई भी 1 या 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। हाँ, नंबर आपको याद होना चाहिए, 12 से 50 तक आयुर्वेद का मत है। ठीक, जिसमें आर्थो रहता है, या ये रिप्रोडक्टिव पीरियड इसको हम बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पीरियड ये रहता है। अब आता है कि आर्थो का स्वरूप कैसा होगा, आर्थो का स्वरूप कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक जी का श्लोक याद करिएगा, क्या बोलते हैं, मासात पिच्छ दह आरती पंचरात्र अनुबंधी च, 5 रात्रि, 5 दिन तक, 5 दिन तक रहने वाला। न अति बहु न अति अल्पम, बहुत अधिक भी नहीं कि मेट्रोरेजिया हो जाए या फिर एम्यूनिरिया हो जाए, ऐसा नहीं, न अति अल्पम, ऐसा भी नहीं। क्या है, एक सम्यक प्रकार के फिजियोलॉजिकल लिमिट में रहने वाला, शुद्धम आदिशेत। फिर उन्होंने स्वरूप बताया कैसा होगा, गुंजा फल सवर्णम च, गुंजा फल के समान होगा। पद्म, पद्म यानी कमल के पुष्प के समान। आलक्त जो महावर होता है उसके समान होगा। सन्निभम, आलक्त सन्निभम। इंद्रगोपम, इंद्रगोप एक कीड़ा होता है उसके समान। शंखासम आर्तवम शुद्धम आदिशेत, अगर ऐसा ब्लड दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग शुद्ध आर्तो बोलते हैं। ठीक है, इंद्र गोपम प्राविट कालजा अतिरक्तितम इंद्र बधुइति लोके। ठीक है, जो कीड़ा होता है वो सेंटीपीड टाइप का रहता है, रेड कलर का, उन्होंने वैसा बताया कि अगर ऐसा है तो शुद्ध कहा जाएगा। तो
तो सबसे पहले देखिए को निष्पिच्छ होगा और दाह अर्थी, उसमें दाह भी नहीं होगा, जलन भी नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा, ठीक, मतलब बहुत अधिक पेनफुल नहीं होगा, 5 दिन तक रहने वाला होगा और न अति अधिक होगा न अति अल्प होगा। गुंजा पद स्वर्णम च पदमाल का सनिभम इंद्र गोपक संकासम आर्तम शुद्धम आदि से 30 श्लोक आपको याद होना चाहिए। फिर आगे आता है सुश्रुत का भी सेम है, ससारिक प्रतिमम यद वसा लाछा रसोपमम तद आर्तो प्रशंति यद वासो न विरंजियत। तो ससाश्रिक, सस मतलब खरगोश के रक्त के समान। ज़्यादातर आचार्य इस तरह की उपमाएं जब देते हैं तो लोकाचार में जो आपको जनरली दिखाई दे जाए ऐसे एग्जाम्पल उसमें आचार्य डिस्कस करते हैं, इसमें लिखा रहता है। तो ससाश्रिक यानी खरगोश के रक्त के समान, प्रतिमम यद वासा लाच्छा रसोपमम तदार्थम प्रसन्ति यद वासो न विरंज। जो भी ब्लड निकलेगा वो क्या होगा, वासा मतलब क्या होता है, वस्त्र का विरंजन नहीं करता, यानी कि उसको कलरफुल नहीं करता। आप उसको धुलेंगे तो वह धुल जाएगा, ठीक। तो सशक के रक्त के समान या फिर लाच्छा रस के समान। ये 2 एग्जाम्पल इन्होंने दिया और एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, यद वासो न विरंजित। वासा यानी वस्त्र को जो रंजन न करता हो, यानी दाग नहीं लगता हो, तो ऐसा उन्होंने दिया है, साफ हो जाता है, ठीक। आर्तम पुनः सस रुधिर कला लाच्छा रसोपम शुद्धम आउ, सेम चीज है, खरगोश के रक्त के समान और लाच्छा रस के समान होना चाहिए, रेड कलर का है। आगे देखते हैं आर्तों का पंचभौतिकत्व तो क्या होगा, आर्तो सोडित आग्नेयम, आर्तवम आग्नेयम, क्या होगा उसमें, अग्नि महाभूत की अधिकता होगी। आर्तों का प्रमाण क्या होगा, 4 अंजिला, 4 अंजलि प्रमाण होगा। स्तन्य का क्या था, 2 अंजलि था, स्तन्य 2 अंजलि, आर्तो 4 अंजलि, याद रखिएगा, इसको बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। ऋतु काल क्या होता है, ऋतु काल जो आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट उसके अनुसार क्या है, ऋतु काल होता है गर्भ धारण करने का समय, ठीक। तो ऋतस्तु 12 रात्रम भवति दृष्टार्थवा और दृष्टार्थवा चौपी सती, यानी कि इन्होंने बोला 12 दिन का, 12 दिन का क्या होगा, ऋतु काल होगा। कब से, अदृष्ट आर्तव, जब आर्तव आना बंद हो जाए, यानी मेंसेस के 5वें दिन से इन्होंने बोला कि 12वें दिन तक, 5वें दिन से स्टार्ट होगा, 5वें दिन में 12 दिन जोड़ेंगे चला जाएगा आपका 17 दिन तक, ठीक। तो तब तक क्या कहलाएगा, वह ऋतु काल कहलाएगा, गर्भ धारण की क्षमता के योग्य होगी स्त्री। इनका क्या है, भाव प्रकाश बोलते हैं 16 रात्रि, 16 रात्रि यानी 16 दिन क्या है, गर्भ ग्रहण योग्यस्तु, गर्भ ग्रहण करने के। इनका 16 कैसे होगा, फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से, पहले दिन जब मेंसेस आएगा फर्स्ट डे से काउंट करेंगे तो 16 दिन तक टोटल क्या होता है, ऋतुकाल कहलाता है। और अगर अदृष्ट आर्तवा हो गया, यानी कि आर्तव जब दिखाई नहीं दे रहा यानी बंद हो गया, तो उसके दिन से अगर आप जोड़ेंगे तो 12 दिन का ऋतुकाल होता है। तो कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, 12 दिन और 16 दिन हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग, डे काउंटिंग का क्या है उसके अनुसार है, लगभग सबका 17वें दिन तक चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, आर्तव के कार्य क्या हैं, रक्त लक्षणम आर्तवम च गर्भकृचम गर्भो गर्भ लक्षणम। आर्तव का कार्य क्या है, गर्भ उत्पत्ति में सहायक होना। अब हमको ये समझ में आता है कहीं ना कहीं इसमें ओवा भी कंसीडर किया जा रहा है, तभी वो गर्भ की उत्पत्ति में सहायक हो सकता है, क्लियर हुआ। तो गर्भ का कार्य क्या है, गर्भ के लक्षण को उत्पन्न करना, यानी आर्तव क्या करता है, गर्भ उत्पत्ति में सहायक होता है। आगे आते हैं रज और आर्तव में भेद। तो रज और आर्तव में भेद में आप देखिए क्या है, आर्तव जो आपको दिखाई दे रहा है और रज हम उसको कह रहे हैं जो कि शुक्र के समकक्ष है, ठीक। तो क्या है, घृत पिंडो यथा अग्नि आश्रितम प्रबलितम 20 आर्तवम नार्यस्तु पुंसाम समागमे। तो इनके अनुसार यह है कि यह जो घृत पिंड के समान जो रहता है, घृत का पिंड रहता है, जब अग्नि उसके पास जाता है तो क्या होता है, वो गलने लगता है। तो उसी प्रकार इन्होंने बोला कि विसर्पित होकर के आर्तव बाहर निकल जाता है, कब, जब स्त्री पुरुष का समागम होता है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यह आर्तव जो है घृत के समान बह करके बाहर आता है। अब क्या हम समझे यहाँ पे, ओवाई समझ सकते हैं, रसादे स्त्रियां रक्तम रजा संज्ञा प्रवर्तते,
जो स्त्रियों में रक्त दिखाई देता है वह उस रज की संज्ञा दी जाती है उसको। मासी मासी रज स्त्री नाम रसजम स्त्रोतित्रयम, जो प्रत्येक मास निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रज बोलते हैं। एतवे रक्तम अभियतो विसर्जितम नारीणाम आर्तवम, जो रक्त बाहर निकल रहा है विसर्जित हो रहा है उसको मार, एक दूसरे का पर्याय है, लेकिन हमें मोटा मोटा समझना चाहिए कि आचार्य कहीं पे आर्तो कहीं पे रज, इन दोनों को बोलते हैं और वो बोलते हैं कि दोनों कहीं ना कहीं शुक्र वो गर्भ उत्पत्ति में सहायक होते हैं। तो हमें ये समझ के चलना होगा कि आर्तो क्या है। आर्तो ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए, और रज या अंतःपुष्प, रज या अंतःपुष्प या अदृष्ट आर्तवा, आर्तवा के दो भेद, दृष्ट आर्तवा और अदृष्ट आर्तवा। जो अदृष्ट आर्तवा है उसको कहीं ना कहीं आप ओवा से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आर्तव स्रोतस क्या होगा, आर्तव सुश्रुत ने बता रखा है, आपको पता है। आर्तव द्वे त्रयोमूलम गर्भाशव आर्तो वाइनस्य धमन्य, गर्भाशय और आर्तो क्या है, इसके मूल हैं। आर्तव धमनिया कहलाती हैं, गर्भाशय इसका मूल है आर्तव धमनियों के साथ। आर्तव क्षय के लक्षण देखिए। आर्तव क्षय यथोचित काल अदर्शनम, आर्तों का क्षय होगा तो क्या होगा, यथोचित काल अदर्शनम, यानी कि उचित समय पे दिखाई नहीं देगा। अल्पता वा या कम दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा या फिर कम दिखाई देगा। वा योनि वेदना च पेनफुल होगा, पेनफुल होगा। तत्व संशोधनम आग्नेय द्रव्याणाम, इसमें हम संशोधित, इसकी चिकित्सा हम क्या कर सकते हैं, उष्ण द्रव्यों से कर सकते हैं। उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो आर्तव में सुधार हो सकता है। आर्तव वृद्धि के लक्षण क्या हो गए, आर्तवम अंग मर्दानाम अति प्रवृत्ति दुर्गंध्यम च, आर्तव वृद्धि होगी तो अंग मर्द होगा और दुर्गंधता हो सकती है अति प्रवृत्ति से। आर्तव वृद्धिस्त्या वात रोधो अंग मर्दन च, वात का रोध होगा और अंग मर्द होगा। तो जाहिर सी बात है अपान वायु की दृष्टि तो है, अपान वायु की दृष्टि है तभी आर्तव का सही से न तो वृद्धि और क्षय में हमेशा आप समझिए कि दोष ही इन्वॉल्व है, दोष ही इन्वॉल्व हैं। अगर दोष वृद्धि होगी तो कुछ लक्षण आएंगे, क्षय होगा तो भी कुछ लक्षण आएंगे। वृद्धि होने पर भी लक्षण जो मिलेंगे और क्षय होने पर जो लक्षण मिलेंगे, उन दोनों में हमको कहीं ना कहीं उस दोष को उसके वापस उसके प्राकृत स्थान पे प्रकृति स्थापन करना ही पड़ेगा, जैसी चिकित्सा हमको देनी ही पड़ेगी। ठीक, तो आर्तव वृद्धि में क्या होगा, वात रोध अंग मर्द, ये सब दिखाई देगा। आगे चलते हैं। यहाँ आपका आर्तो वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, उसको याद रखिएगा। शुद्ध आर्तो के लक्षण याद करिए, आर्तो के प्रमाण याद करिए, आर्तो को लेकर के आयुर्वेदिक जो ओपिनियन है उसको समझिए, और रज को लेकर क्या ओपिनियन है वो समझिए। और ज़्यादा क्लियर करना है तो शुक्र वाला जो लेक्चर है उसका शुरुआती पोर्शन आप देखिएगा, वहाँ पे स्त्री शुक्र के कॉन्सेप्ट को लेकर के व्यापक डिस्कशन हुआ है, तो उसको वहाँ पे आप कवर करिए। ठीक, अब आता है अगली उपधातु क्या है, त्वचा। बहुत छोटा टॉपिक है, 10 मिनट में लोग कवर करेंगे। त्वचा होती क्या है, स्किन, जाहिर से आप जानते हैं, जो मांस के ऊपर लगी रहती है उसी को हम त्वचा बोलते हैं। और त्वचा को लेकर के आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है, आप देखिए। तो सबसे पहले त्वचा की उत्पत्ति क्या होती है, त्वचा की उत्पत्ति उन्होंने बोला है तस्य खलु प्रवृतस्य शुक्र शोणितस्य विपच्यमानस्य क्षीर सेव संतानिका सप्त त्वचा भवंती। सुश्रुत कहते हैं शुक्र और शोणित का, शुक्र प्लस शोणित, यानी कि जो गर्भ के अंदर शुक्र और शोणित का जब पाचन होता है, अभिपचन अग्नि महाभू जब उसमें कार्य करती है तो उसमें क्या होता है, उष्णता उत्पन्न होती है। उष्णता उत्पन्न होने से मांस के ऊपर क्या होता है, त्वचा बन जाती है, त्वचा बन जाती है। उपमा क्या दिया, उपमा में उन्होंने समझाया कि जैसे क्षीर सेव संतानिका, जब आप दूध को गर्म करते हैं तो उस पर मलाई जम जाती है, मलाई, ठीक, दूध, दुग्ध, तो दूध जब गर्म करते हैं तो उसमें मलाई जमती, उसी प्रकार क्या होता है, मांस के ऊपर त्वचा का निर्माण होता है। कब होता है, गर्भ के अंदर होता है। और कैसे होता है, शुक्र शोणित के अभिपाचन से होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो जो त्वचाएं होती हैं, त्वचाओं की संख्या को लेकर के आचार्य सुश्रुत का जो मत है कि त्वचाएं 7 होती हैं, और आचार्य चरक का मत है त्वचा कुल 6 होती हैं। तो उसमें जो पहली त्वचा होती है वो क्या है, अवभासिनी होती है। तो उसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर आप श्लोक याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, एग्जाम में आता ही आता है। क्या है, तासाम प्रथमा अवभासिनी नाम, बहुत ईजी श्लोक भी है।
तासाम प्रथमा अभासिनी नाम, पहला कौन है? अभासिनी है। क्या? सर्ववर्णान अभासिती, सभी वर्णों को, जो हमारा वर्ण है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, जो भी है, उन वर्ण को दिखाने वाली है। पंचविधाम च छाया प्रकाशयति, छाया जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, आगे टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा। पंचविधाम छाया च प्रकाशयति, 5 प्रकार की छाया जो पंचमहाभूतों से मिलकर बनी है या पंचमहाभूतों की छाया होती है उसको दिखाती है। सा ब्रीहे अष्टादश भाग प्रमाणा, ब्रीही जो य होता है उसके ब्रीही क्या होता है? 20 भाग उसको माना है आचार्य ने, एक उसके 20 भाग डिवाइड किया ब्रीही को, य को, और फिर उसका बोला 18वां हिस्से की जितनी मोटाई होती है उतना इसका अभासनी होती है। ब्रीही अष्टादश भाग प्रमाणा, 1/18 ब्रीही। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध पदम कंटक अधिष्ठाना, कुछ व्याधि को जो नाम बताए हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या होता है? सिद्ध पदम कंटक अधिष्ठाना। क्लियर हो जाएगा? श्लोक याद करेंगे तो इजी होगा, बाकी अन्य चीजें भी मैं आगे आके बता देता हूं कैसे कोडिंग वोडिंग से याद करेंगे, बट श्लोक याद करने का प्रयास करिए। लोहिता क्या है? द्वितीय लोहिता नाम, वेरी इजी। पहले आपको नाम याद होना चाहिए, अभासिनी, लोहिता, सविता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मानसधरा, तो वो नाम अगर आपको याद है तो श्लोक अपने आप बना लेंगे। द्वितीय लोहिता नाम, ब्रीही षोडश भाग प्रमाणा, 1/16। क्या रहेगा यहाँ पे? तिल कालक न्यक्ष व्यंग अधिष्ठाना, तिल कालक न्यक्ष और व्यंग रहेगा। क्या रहेगा? लोहिता में क्या रहेगा? लोहित को क्या है? तिल है, न्यक्ष है, व्यंग है, ऐसे याद कर सकते हैं। अभासिनी में क्या है? अभासिनी समझ ले कोई महिला है, उसको सिद्ध पद्म कंटक है, उसको ये बीमारियां हैं, त्वचा रोग हैं, ठीक, तो उसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तृतीया क्या आएगा? अभासिनी, लोहिता, श्वेता, श्वेता, तृतीया श्वेता नाम, ब्रीही द्वादश भाग प्रमाणा, 1/12। क्या होगा? व्याधि कौन सी होगी? चर्मदल अजगल्लिका मशक अधिष्ठाना, चर्मदल अजगल्लिका मशक अधिष्ठाना, चर्मदल अजगल्लिका मशक अधिष्ठाना। 5-6 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चर्मदल अजगल्लिका मशक अधिष्ठाना, ठीक है। फिर आता है चतुर्थी ताम्रा नाम, चतुर्थी ताम्रा नाम, ब्रीहे अष्टभाग प्रमाणा, अष्टभाग 1/8, ब्रीहे अष्टभाग प्रमाणा। क्या होगा? विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठाना, विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठाना। ताम्रा में क्या है? विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठाना, ठीक, याद रहेगा। फिर आगे चलिए। वेदिनी, पंचमी वेदिनी नाम, ब्रीही पंच भाग प्रमाणा, बहुत इजी है, पंच भाग प्रमाणा, ठीक। कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना, क्या होगा? कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना, पंचमी वेदिनी नाम, वेदिनी में क्या है? कुष्ठ और विसर्प है, ठीक। फिर रोहिणी, षष्ठी रोहिणी नाम, ब्रीही प्रमाणा, एक ब्रीही प्रमाण का होगा। ग्रंथि अपची अर्बुद स्लीपद गलगंड अधिष्ठाना, जब इनको एक साथ आप लिख देंगे ना तो 10 बार पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप होने लगता है कि इसमें क्या है श्लोक के साथ। तो षष्ठी रोहिणी नाम, ब्रीही प्रमाणा, ग्रंथि अपची अर्बुद स्लीपद गलगंड अधिष्ठाना, ग्रंथि अपची अर्बुद स्लीपद गलगंड अधिष्ठाना, याद हो जाएगा। फिर आगे चलें। मांसधरा देखिए, सप्तमी मांसधरा नाम, ब्रीही द्वय प्रमाणा, यानी क्या हो जाएगा? दो ब्रीही प्रमाण का हो जाएगा। होगा क्या इसमें? बड़ी बड़ी व्याधियां होंगी। तो भगंदर विद्रधि अर्शो अधिष्ठाना, भगंदर विद्रधि और अर्श, भगंदर विद्रधि और अर्श मांसधरा, क्योंकि डीप रूटेड होते हैं तो ऐसे में क्या होगा? मांसधरा में क्या होगा? भगंदर, अर्श और विद्रधि, ये तीनों भी बड़ी बीमारी, भगंदर है, अर्श है, विद्रधि है, ये सब के लिए मूल चाहिए, तो डीप रूटेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा याद हो जाएगा कि मांसधरा कहाँ होगा? जहाँ पे भगंदर, विद्रधि, अर्श आदि व्याधियाँ मिलेंगी। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। आचार्य चरक जी के अनुसार ये भी श्लोक है और इसको भी याद करने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके पहले ज़्यादातर श्लोकों को ये नहीं मैंने बोला कि याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इन्हीं चरक के और सुश्रुत के त्वचा लोगों को बोलना हो तो उसको याद कर लीजिए, उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें खास बात क्या है कि इन्होंने 6 त्वचाएँ बताई। कितनी त्वचा बताई है? 6 त्वचा बताई है।
इस 6 त्वचा में उन्होंने क्या बोला है कि पहली 2 त्वचाओं का नाम बताया है। ठीक, पहली 2 त्वचा का नाम उन्होंने नाम बताया है, उदक धरा और दूसरा क्या है, अश्रिक धरा। उदक धरा और अश्रिक धरा, जल को धारण करने वाली और रक्त को धारण करने वाली, उदक धरा अश्रिक धरा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तीसरा चौथा पांचवा छठा में व्याधियों का नाम लिया है। ठीक, तो हमें याद रखना है कि चरक ने 2 त्वचाओं का नाम बताया है, पहली दूसरी, और बाद वाली त्वचा में उन्होंने उनके व्याधि अधिष्ठान से समझाया है। तो मैं यहाँ पढ़ दे रहा, पहले देखिए, तद्यथा उदक धरा त्वग बाह्या, जो बाहर रहती है वो कौन है, उदक धरा है। द्वितीया अश्रिक धरा। ठीक, अब आया तृतीया सिद्म किला संबोधिष्ठाना, तृतीया सिद्म किला संबोधिष्ठाना, चतुर्थी दद्रु कुष्ठ संबोधिष्ठाना, पंचमी अलजी विद्रति संबोधिष्ठाना। ठीक, षष्ठी तु यस्य छिन्नायाम ताम्य अंध्या इव च तमः प्रविशन्ति। जो छठी है अगर वो कट जाती है तो हमें क्या होता है, हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब आपको डीप चोट कोई लगेगी तो आपको समझ में आएगा आँख के सामने अंधेरा क्या होता है। तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है जब कोई डीप कट लगता है, तब 1 सेकेंड के लिए। च अपे अधिष्ठानम अरुषि जायन्ते, वहाँ पे क्या होगा, एक तो कटने पे तो आंखों के सामने अंधेरा छाता है और साथ में क्या होगा, अरुषि यानी बहुत बड़े बड़े जो मूल वाली जो एप्सिस वगैरह होंगी, ऐसी क्या होती हैं, ऐसी जो एप्सिस या फोड़े वगैरह वहाँ पे रहेंगे। पर वसु कृष्ण रक्तानि स्थूल मूलानि दुष्चिकित्सानि भवन्ति, उसमें जो स्थूल मूल वाली जो भी एप्सिस बनेंगी वह क्या होंगी, दुष्चिकित्सा होंगी, उनकी चिकित्सा करना कठिन होगा। तो ये अभी तो मैं ऐसे श्लोक के रूप में आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। बाकी मैं अभी आपको टेबल फॉर्म में ये बता देता हूँ। अच्छा, त्वचा की मोटाई वाला है, ये पहले हम देख लेते हैं। त्वचा की मोटाई देखिए क्या होता है, यद्येत प्रमाणम निर्दिष्टम, यानी जो ब्रीहि प्रमाण का जो कॉन्सेप्ट था, तो ब्रीहि प्रमाण दिया तो इन्होंने बोला कि वो जो दिया गया है त्वन मांसेन अवकाशेषु, वह बड़े बड़े मांस जहाँ पे रहेंगे, यानी फुल लेंथ जहाँ पे मिल रही होगी वहाँ के लिए उन्होंने बताया है। न ललाटे न सूक्ष्म अंगुलियादिशु, न ललाट पे आता पतला होता है, इसमें क्या है, मांसल डीप रूटेड कहाँ हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, मांस जरा यहाँ पे उतना मोटाई में नहीं मिलेगी आपको। तो वो बोला कि वहाँ के लिए नहीं, अंगुलियों आदि के लिए नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे मांसल अवकाश है, यहाँ वहाँ के लिए है। वच्यत उदरेशु ब्रीहि मुखे अंगुष्ठधर्म प्रमाणम अवगाढ़म विद्यते, इसलिए जो आपका उदर पे ब्रीहि मुख यंत्र होता है वो पूरा ब्रीहि मुख यंत्र इतना डीप तक अंदर जाता है, इसलिए उन्होंने बोला कि यह आप उदर पे जो रहता है उसकी माप को समझिए। ठीक, वक्ष और उदर पे जो मांस है उसको समझिए। बाकी अगर हम संपूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीजी का क्वेश्चन है, संपूर्ण त्वचा की अगर मोटाई को आप काउंट कर देंगे तो क्या होगा, वह 3.5 ब्रीहि होता है आचार्य सुश्रुत वाला। टोटल कितना होता है, 3.5 ब्रीहि, 3.5, याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, अलग अलग तो पूछा जाएगा, टोटल में ही पूछ सकते हैं, तो पहले से पता होना चाहिए, वहीं काउंट करने बैठोगे तो। अच्छा, अब देखिए ये हम लोग देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है, हमने एक बताया था कि याद करना है, उसके साथ जो उसमें व्याधियाँ उत्पन्न हैं, तो इसकी चर्चा मैं यहाँ कर दे रहा। देखिए उदक धरा क्या होती है, उदक धरा त्वग बाह्या, उदक का धारण और त्वचा के वर्ण की प्रतीति उदक धरा से होगी। द्वितीया तु अश्रिक धरा, रक्त वाहिनियों का स्थान। तृतीया क्या है, सिद्म किलास। तो याद करने के लिए ती सी की, देखिए सबका कोड अलग होता है पढ़ने का, तो मेरे लिए आसान था कि तृतीया है और सिद्म है और किलास एक साथ होगा, तो अब मैं ऐसे याद कर लूँगा। आप और भी अच्छे तरीके से कोड बना सकते हैं, अगर कोई अच्छा कोड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चतुर्थ त्वचा में क्या आता है, दत्रु कुष्ठ, दत्रु कुष्ठ। ठीक, दद्रु और कुष्ठ कहाँ रहेगा, चौथे में रहेगा। फिर आता है पंचम त्वचा में क्या आता है, अलजी विद्रधि, अलजी विद्रधि। पांचवें में क्या है, चौथे में दक्कु हो गया, पांचवें में क्या है, अभी है, तो अलजी और विद्रधि क्या होगा, पांचवें में होगा। षष्ठे में क्या होगा, लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियाँ होंगी, कट जाने पे तमा प्रवेश होगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3 ही का तो याद करना है, 3 का याद करेंगे तो बहुत ईजी है।
तृतीया में सिद्ध किला संबोधिष्ठाना, चतुर्थी त्वचा में दद्रुकुश संबोधिष्ठाना, पंचम तो अलजी विद्युतीय अधिष्ठाना। तो याद कर लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे हम लोग देखेंगे सुश्रुत जी का। सुश्रुत जी का लगभग सभी लोगों ने फॉलो किया। आधुनिक में भी 7 मिलता है, हम डर्मिस 5 और एपिडर्मिस वाला कॉन्सेप्ट जो है, एपिडर्मिस 5 और डर्मिस को लेयर को लेकर के तो 7 हम लोग वो समझते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले प्रमाण याद करना है। प्रमाण याद करने के लिए क्या है, देखिए, तो इसके इनिशियल आप पहले लिख लीजिए, क्या है, ALSTVRM, ठीक। तो याद करने के लिए हम लोगों ने कैसे याद किया था, 18, 16, 12, 5, 18, 16, 12, 8, 5, 1, 2, ठीक। तो ऐसे ही याद किया, 18, 16, 12, 18, 16, 12, 8, 5, 1, 2, 18, 16, 12, 8, 5, 1, 2। इससे तो आप श्लोक भी बना सकते हैं। प्रथमावभासिनी नाम ब्रीहि अष्टादश भाग्यसु, तो ईजी है। अब क्या करेंगे, तो 1, 2 तो कंप्लीट है, हमको ये पता होना चाहिए, बाकी सब क्या है, बाई 1 है, ठीक। और इन सबको जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाता है, 3.5 ब्रीहि। इन तीनों को सबको जोड़ देंगे तो, क्योंकि 1/20 का 1 ब्रीहि माना जाता है, मतलब 20 भाग का 20 भाग का 1 ब्रीहि होता है। उसी 20 का 18वां हिस्सा अभासनी, 16वां हिस्सा लोहिता, 12वां हिस्सा श्वेता, 8वां हिस्सा ताम्रा, 5वां जो है वेदनी, और उसका एक पूरा जो रहेगा ब्रीहि, यानी कि 20 भाग में, और जब उसका डबल करेंगे तो 40 भाग में क्या होगा, 2 ब्रीहि मांस धारा होगी। अब आता है इसमें, आप देखिए, एक तो ये याद कर लीजिएगा। दूसरा, अभासनी में क्या होता है, सिद्ध पदम कंटक होता है, और छाया, पंचभुज छाया देने वाली और वर्ण का प्रकाशन करने वाली थी 2। तो सिद्ध और पदम कंटक, ये याद करिएगा एक तरफ, और ये याद करिएगा एक तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। लोहिता में क्या होगा, लोहित को तिल आदि था, तो देख लो, तिल कालक न्यक्ष व्यंग, तिल कालक न्यक्ष व्यंग, ये मिलिज्मा को बताता है, जो लक्षण होता है चेहरे के ऊपर, उसको बता रहा है। श्वेता में क्या होगा, चर्मदल अजगल्लिका मसक, चर्मदल अजगल्लिका मसक। फिर आता है ताम्रा में, ताम्रा में क्या आएगा, किलास पुष्ट, विविध किलास पुष्ट अधिष्ठाना, याद हो जाएगा। वेदनी में क्या है, कुष्ठ विसर्प होगा, कुष्ठ और विसर्प होगा, ठीक, कुष्ठ और विसर्प होगा। फिर आता है रोहिणी में क्या आएगा, अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्रीपद, गलगंड, गंडमाला अधिष्ठाना, गलगंड अधिष्ठाना। मानधरा में अर्श भगंदर विद्रधि, अर्श भगंदर विद्रधि। तो आप चाहे जैसे भी याद करें, लेकिन अगर आप श्लोक याद कर लेते हैं तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो अभी आप फर्स्ट ईयर में अगर हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, तो श्लोकों को फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको याद करते समय, कोडिंग बनाते समय हो सकता है, तो श्लोक याद रखेंगे तो दोनों मिल करके श्लोक और कोडिंग आपको पास करा देंगे, ठीक है। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।